कहीं ना कहीं ये बात बहुत मैटर करती है कि आप केस स्टडी के लिए जब आप समय देते हो तो ज़्यादा भी नहीं देना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में टाइम मैनेज नहीं किया तो पेपर छूट गया, और जहाँ पेपर छूटा आपका कॉन्फिडेंस लो, क्योंकि सब कंप्लीट करके आते हैं और अच्छा भी लिख कर आ रहे हैं। आप अकेले तो है नहीं, यदि आपने पढ़ा है तो सब ने भी पढ़ा है, ये मान के चलना चाहिए। जैसे इस बार एक प्रश्न आया था अवश्यंभावी, अच्छा जी, तो इनएविटेबल उसका इंग्लिश इन कन्वर्जन था। तो मुझे जब मैं बाद में आया तो मुझे थैनोस की लाइन याद आ रही थी कि मेरा घटना तो अवश्यंभावी है। तो मुझे वो याद आया कि शायद मार्वल की मूवी देखने वाले ने पेपर बनाया होगा। अच्छा। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ में जो मिला ये भी सही वो भी सही। संघर्ष लंबा था, धैर्य लंबा था, लेकिन परिणाम बड़ा मजेदार था। एमपीपीएससी 2020 का फाइनल रिजल्ट आने के बाद नायब तहसीलदार के पद पर चयनित आज पलक जैन हमारे साथ हैं। हम उनसे उन सभी प्रश्नों को जानने की कोशिश करेंगे जिन प्रश्नों को लेकर आप हमेशा परेशान रहते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम साधक के प्लेटफॉर्म में पलक जैन जी का स्वागत करते हैं। आपको इस सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। हम शुरुआत ही यहीं से करते हैं कि सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, क्योंकि आपने बड़े संघर्ष के साथ इस सफलता को पाया है और आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हम इसी से करते हैं कि कुछ बातें आप अपने बारे में हमें बताएं। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं एग्ज़ाम साधक का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने मंच मुझे प्रोवाइड किया जिसके माध्यम से मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूं। मेरा नाम पलक जैन है, मैं पटेरा जिला दमोह का निवासी हूं। मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2020 में नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुआ हूं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा पटेरा से ही उत्तीर्ण हुई है। इसके बाद मैंने अपनी हायर सेकेंडरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन नवोदय जैन हटा दमोह से पूर्ण की हुई है। मेरी डिग्री मैंने SITI विदिशा से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में कंप्लीट की हुई है। अभी मैं MA हिस्ट्री का विद्यार्थी हूँ एवं रिसेंटली मैंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है। पलक जैन जी, कई स्टूडेंट्स का ये सवाल रहता है कि पेपर 3 को लेकर इस समय मार्केट में बहुत बड़ा बवंडर मचा हुआ है कि 2020 में इतना टफ क्वेश्चन आया, बहुत लोगों ने पेपर 3 पास नहीं कर पाया। तो पेपर 3 को लेकर आपकी स्ट्रेटजी क्या रही है, एक बार आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसा कि आपने कहा कि पेपर 3 का भय बच्चों के अंदर रहता है, बिल्कुल सही बात है कि पेपर 3 बहुत ही अनट्रेडिशनल क्वेश्चन पेपर आया था इस समय 2020 में, और जैसा मैंने उसकी तैयारी की वो बहुत ही ट्रेडिशनल नहीं थी। चूँकि मैं 2019 के इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहा था और अंत समय में जब मैंने इसकी प्रिपरेशन की तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने NCERTs पहले कंप्लीट कर चुका था। मैं साइंस के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए 10th तक की मैं कंप्लीट कर चुका था। उसके अलावा मैंने यूट्यूब का बहुत सहारा लिया थर्ड पेपर के लिए। थर्ड पेपर में ऑलरेडी मैथ्स का सेक्शन है, साइंस एंड टेक है, एनवायरनमेंट है, जियोलॉजी है। तो इनके जो भी मेरे पुराने नोट्स थे सबसे पहले मैंने उन्हें रिकलेक्ट किया, और उसके अलावा जो भी वीडियोस लेक्चर्स मुझे मिले गूगल का बहुत सहारा लिया। कुछ अकेडमीज़ हैं जिन्होंने उस पर बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वीडियोस यूट्यूब पर डाले हुए हैं, उनका मैंने बहुत भरपूर यूज़ किया। उनकी जो गाइडेंस उन्होंने दिया, उनको नोट्स बनाए और उनसे उनके आधार पर ही मैंने तैयारी की। और जो एक बात मैंने थर्ड पेपर के लिए पहले से ही सोच रखा था कि बहुत ही क्रिस्प रखा मैंने अपने कंटेंट को, क्योंकि मैक्सिमम 2 पेज ही किसी आंसर में लिखना होता है। तो मैंने पहले से ही 2 पेज का ही कंटेंट मैक्सिमम बनाने की कोशिश करता था कि यदि किसी चीज़ पर मुझे मैक्सिमम लिखना पड़ा तो मैं 2 पेज के हिसाब से ही अपने नोट्स मैंने बनाए हुए थे, जो कि मुझे कहीं ना कहीं फिर एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा दिलाया उन्होंने। जैसा कि पलक जी ने बताया कि NCERT का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है, गूगल का सहारा लिया आपने पेपर 3 के लिए, उसके साथ यूट्यूब में कई सारे वीडियोस देखे। पेपर 3 की तो बात हो गई, अब हम बात करते हैं पेपर 1 और 2 को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटजी रही पलक जी, उसके बारे में भी बताइए तो स्टूडेंट्स को काफ़ी फायदा होता है, क्योंकि आप लोग सफल आदमी हैं और जब सफल आदमी किसी चीज़ को बताता है तो उस पर बहुत जल्दी लोग विश्वास करते हैं और एक राय भी स्टूडेंट्स को नज़र आती है। तो क्यों ना हम चर्चा कर लें पेपर 1 और 2 की। सर, आई बैक टू डिफर टू यू कि जैसा आपने कहा कि मैं सफल
जैसा माना जा रहा हूँ, ऐसा मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मानता हूँ। जिन लोगों ने भी 2020 के मेंस लिखे और इंटरव्यू में भी मेरे साथ ही रहे, उनका भी उतना ही मैं मानता हूँ संघर्ष रहा है अपने हर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। आज किसी कारणवश वह अंतिम लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए, परंतु उनकी भी बात उतनी ही महत्वपूर्ण है और सुनी भी जानी चाहिए। आज वह नहीं मुकाम हासिल कर पाए, परंतु मैं पूर्ण उम्मीद है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो बहुत जल्द उस मुकाम को हासिल करेंगे। रही बात पेपर 1 और पेपर 2 की स्ट्रेटजी की, तो चूँकि पेपर 1 हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कंटेंट उसमें बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सबसे पहले ट्रेडिशनली उनके नोट्स बनाए हुए हैं। मेरे सबसे पहले जो ब्रॉड नोट्स जिन्हें कहना चाहिए, कोचिंग नोट्स जो होते हैं, वो बहुत हैं भरपूर मात्रा में। फिर उनके मैंने सिनॉप्सिस और नोट्स जैसे मुझे ज़रूरत हुए, हिस्ट्री में मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैंने उनके बहुत कम नोट्स बनाए हुए हैं। हालांकि ज्योग्राफी में भी उतना कंटेंट, आपका जितना एक्सपीरियंस ग्राफ का होता है, मैप का होता है, और आप उसमें पॉइंट्स वाइज अपने नोट्स बना के रख लीजिए। उससे ये होता है कि आपको इन द एंड जब एग्ज़ाम हॉल में मैटर करता है कि आपको कितना याद आता है। पढ़ तो आप दुनिया जहान का लेंगे, याद क्या आना चाहिए वह बहुत मैटर करता है। मैंने यही कोशिश की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं याद कैसे रख सकूँ, चूँकि मैं 2019 का मेंस लिख चुका था। तो इस समस्या को मैं जूझ चुका था कि मैटर यही करेगा कि आप याद कितना कर पा रहे हैं, और उसके लिए मैंने बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अडॉप्ट की थी कि जो भी हो उसे कई डायमेंशंस में सबसे पहले डिवाइड कर लेता था और फिर उन्हें पॉइंट वाइज लिखा जाता था। सेकंड पेपर भी पॉलिटी रिलेटेड है, तो उसके लिए भी मैंने पहले से ही नोट्स कंप्लीट किए हुए थे लक्ष्मीकांत से, और जो थिंकर्स वाले पॉइंट्स थे बताया कि 2 पेज आप मैक्सिमम बना के रखें। उससे ये होता है कि एंड टाइम पे आपको कहीं भी भागा दौड़ी नहीं करनी कि ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। सबसे ज़्यादा समस्या यही होती है कि कंटेंट नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। इंग्लिश वालों को ये रहता है कि हिंदी में मिल गया है, अब उसका क्या करूं। हिंदी वालों को लगता है इंग्लिश वालों को मिल जाता है, उसका क्या करें। तो आप सबसे पहले अपना जो भी मैटर है आप उसे पहले रख लीजिए, बना लीजिए, क्योंकि मन मानता नहीं है। अगले दिन जब आपका पेपर होता है पहले दिन के बाद, तो आप कुछ ना कुछ करने का मन लगा रहता है, ये मन शांत नहीं रहता, और आप कुछ करना भी चाहिए, सच बात तो ये भी है। तो एंड टाइम में आप एक रजिस्टर आपका रहता है जिसमें आपका पूरा कंटेंट है, रिवाइज कर सकें बहुत जल्दी। क्योंकि आप जब पेपर देकर आते हो 2 बजे घर पहुंचते हो, 4 बज जाते हैं खाना वाना खा के, और फिर आपको अगले दिन फिर जाना है, और तो आप बहुत जल्दी जिसका रिवाइज कर सकें, जो आपके आंसर्स हों उन्हें आप बना के रखें, जो भी आपकी टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन पेपर हों उन्हें, आंसर शीट्स हों उन्हें रखें एक जगह और उन्हें रिवाइज करें। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अब फिर से बोल रहा हूँ कि कंटेंट आप बहुत ही क्रिस्प बनाएं, एक्यूरेट बनाएं, बिल्कुल पॉइंट टू द बनाएं, ताकि जब आप रिवाइज भी करें तो चीज़ें उसी फॉर्मेट में आप लिख भी सकें। क्योंकि जब पढ़ रहे हैं वो आपको वहाँ पे लिखना भी है, ये मैटर करता है, क्योंकि रिटेंशन उतना रहता नहीं है पढ़ी हुई चीज़ का। लेकिन जब आप उसको टेस्ट सीरीज में एक बार अप्लाई कर चुके होते हैं तो उसकी रिटेंशन बहुत होती है। एक डेल्स कॉन्स ऑफ एक्सपीरियंस कॉन्सेप्ट है, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो आप 10% रिटेन कर पाते हैं, पर जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं और रिवाइज करते हैं तो उससे आप उसकी कैपेसिटी आप 50% एक्सटेंड कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जब लिखकर ट्राई करते हैं मेंस में, उसको अपने शब्दों में लिखकर देखते हैं, तो बहुत लंबे समय तक आप रिटेन कर पाते हो। और मैं हर किसी से यही बात कहता हूँ कि चूंकि मेंस ना प्रेजेंटेशन का ही खेल है, जितना आप बेहतर अपने शब्दों को आर्टिकुलेट करके लिख सकते हो उतना ही अच्छा आपका प्रेजेंटेशन और अपनी क्रिएटिविटी को वहाँ पर भरपूर आपको समय मिलता है, आप उसको दिखा कर आएँ। डेफिनेटली मुझे उम्मीद रहती है कि उससे मार्क्स मिलेंगे। जैसा कि पलक जी ने बताया कि पेपर 1 और 2 जितने शॉर्ट नोट्स अपने पास रखेंगे, आप क्रिस्पी नोट्स रखेंगे, उतना अच्छा रिवीजन कर पाएंगे, और एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले आप अच्छे से जाके उसको एग्ज़ाम हॉल में प्रेजेंट कर पाएंगे। क्योंकि पलक जी ने बोला कि प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्ज़ाम। ठीक है, चलिए पलक जी, अब हम बात कर लेते हैं पेपर 4 की, जिसमें एथिक्स के बारे में सिलेबस में दिया हुआ है, और ये भी काफ़ी भटकाव वाला है। तो इसको आपने कैसे कवर अप किया, शॉर्ट में बताइए, जिससे लोगों को मैक्सिमम फायदा पहुंच सके आपके जरिए। जी सर, जैसा कि एथिक्स का पेपर होता है, आमतौर पर जब मैं एथिक्स की पढ़ाई करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि हिंदी वालों के शब्द बहुत हैं, एथिक्स में कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन कोई पूछा नहीं जाता। तो आप सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को समझिए, जो भी उन्होंने सिलेबस में पॉइंट्स दिए हुए हैं उनकी
आप बहुत ही प्रिसाइज डेफिनेशन बना लीजिए, क्योंकि 3 मार्कर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप जो उसमें थिंकर्स हैं, थिंकर्स को आप बहुत सारे डायमेंशंस में डिवाइस कीजिए। उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो भी वो कहना चाहते थे, उसको आप बहुत सारे डायमेंशंस में बांट लीजिए कि किसी भी थिंकर को आप उठा लीजिए और उनके पॉलिटिकल आइडियाज़ क्या थे, रिलीजियस आइडियाज़ क्या थे, सोशल आइडियाज़ क्या थे, उनके अचीवमेंट्स क्या रहे, उनने कोई किताब लिखी है तो उनका कंटेंट देख लीजिए। बाकी फैक्ट जो भी है उसको आप बाकायदा आधे आधे पेज में लिख लीजिए, ताकि आप उसको बाद में एक्सप्लेन कर सकें। मैंने आमतौर पर ऐसा देखा है कि लोग उनको वैसे ही पढ़ते हैं जैसे वो बोल के गए हैं, पर आप उस वैसा लिख नहीं पाएंगे। आप ऐसा लिखना चाहेंगे तो भी लिखने में आपको भी अजीब लगेगा कि उन्होंने जैसा बोला वैसा लिख नहीं सकते। और सवाल ऐसा होता है कि XYZ ने उनके ये विचार क्या थी, तो यदि आप उसको पहले से ही अपने शब्दों में पिरो के लेके रख लेते हैं तो उससे आपको बहुत क्लियर रहता है कि उन्होंने क्या कहा, और उसको आप बहुत अच्छे से लिख भी पाओगे और समझ भी डेवलप होती है। एथिक्स में सीधा सवाल जब नहीं आता तो जो थॉट्स का रिफाइनमेंट होता है वो होता है जब आप टफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपने पढ़ा है उसको आप एक दूसरे से कंपेयर कीजिए कि जो भी आपने पढ़ा, किसी भी 4 थिंकर्स को पढ़ के देख लीजिए उन्होंने इस विषय पे क्या कहा और उन्होंने इस विषय में क्या किया, और आप वो डिफरेंस अपने किसी नोट्स में रखिए। ये कह सुन लेना, हालांकि सभी सेम बात लगभग बोलते हैं, पर कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है, वही कहीं ना कहीं उनकी आइडियोलॉजी में चेंज दिखाता है। और उसके लिए रखिए उनके जो बुक्स हैं, वो जो 3 मार्कर्स में आती हैं, उन्हें एक जगह लिख के रख लीजिए। और कंटेंट बुक का जो टॉपिक था उस पर किस विषय पर लिखी थी, किस बात को उन्होंने एक्सप्लेन किया, उसको भी थोड़ा सा लिखिए। वो 3 मार्कर में कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है कि उसे पता भी है कि सिर्फ किताब का नाम है, अंदर भी क्या लिखा था। उससे उनकी आइडियोलॉजी भी समझ में आती है, उन्होंने लिखा क्यों था, पर्पस भी तो समझ में आना चाहिए। सामने वाले ने कोई बात यदि बहुत पहले लिखी है तो कोई वजह है रही होगी। ये हुआ। और केस स्टडी के लिए आप कई सारी केस स्टडीज़ के आप पैटर्न्स बनाइए कि यदि कोई केस स्टडी है तो उसमें स्टेक होल्डर अप्रोच है, या कहीं पर मल्टीपल आप पॉइंट्स बना के रखिए, जैसे कि किसी प्रशासनिक अधिकारी को कैसा काम कहीं पर करना है तो आप अपने आप को उस जगह पर रख के देखिए, और वैसे एक अल्फ़ाबेटिकली आप अपने वर्ड्स बना लीजिए कि प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, रिजर्व, इस तरीके से आप अपने पॉइंट्स बना के रखिए, ताकि एग्ज़ाम हॉल में आपको कहीं भी वोकैब की प्रॉब्लम ना हो। इंग्लिश मीडियम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वोकैब की, कि आप वहाँ सोचने लग जाते हो कि इन्होंने सपोर्ट किया था, हेल्प किया था, बहुत छोटा सा है, पर वहाँ पर आपको 1 मिनट के लिए भी पेन रुकता है ना तो आपको लगने लगता पेपर छूटेगा। कहीं ना कहीं ये बात बहुत मैटर करती है कि आप केस स्टडी के लिए जब आप समय देते हो तो ज़्यादा भी नहीं देना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में टाइम मैनेज नहीं किया तो पेपर छूट गया, और जहाँ पेपर छूटा आपका कॉन्फिडेंस लो, क्योंकि सब कंप्लीट करके आते हैं और अच्छा भी लिख कर आ रहे हैं, आप अकेले तो है नहीं। यदि आपने पढ़ा है तो सब ने भी पढ़ा है, ये मान के चलना चाहिए। ये तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए मैंने पढ़ लिया तो शायद दूसरे ना पढ़ पाए होंगे, नहीं, तो सब पढ़ के जाते हैं, सब बहुत ज्ञानी हैं, सब वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आप अपनी बात को वहाँ पर कितने अच्छे से टाइमली मैनेज करना है और अच्छा प्रेजेंट करना है। ग्राफ्स, मॉडल्स, ये जो पॉइंट्स बोला, डिब्बा, फूल पत्ती, इनका तो यूज़ नहीं कीजिए, मैं भी नहीं करता था और सलाह भी देता हूँ कि मत करो, क्योंकि उतनी जगह भी नहीं है अब। और यदि आपके पास ग्राफ्स हों, कोई डायग्राम हो, डायग्राम मतलब पाई चार्ट्स वगैरह, कुछ बार ग्राफ्स हों, ग्राफ्स इन द सेंस आप उन्हें जैसे मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन करते हैं वैसे वाले, वो गोला बना के उसमें बताना, ये मैं नहीं मानता। हालांकि यदि आपके पास इस तरीके की कोई चीज़ हो तो उन्हें आप वहाँ पर बताएं, और पॉइंट्स और डायमेंशंस बहुत सारे दें। कई सारे डायमेंशन देने से समझ आपको, सामने वाले को लगता है कि हाँ पता है, और आपको पता है तो ऐसे बताइए भी, उससे बहुत क्लियर होता है कि इनकी आपकी आइडियोलॉजी आप समझ रहे थे कि उन्होंने राजनीतिक विचारधारा में ये बोला, सामाजिक बात में ये बोला। और यदि कोई अचीवमेंट है तो उस अचीवमेंट का कोई यदि निष्कर्ष भी निकला है तो वो भी दर्शाइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बताएंगे अपने बारे में कि आपने जो पढ़ा है, उसे उतने बेहतर ढंग से प्रेजेंट कीजिए कि हाँ आपने उसके बारे में कितनी गहन जानकारी है। एनालिटिकल पॉइंट लिख कर आइए। बहुत ही फैक्ट लिखने से भी बोरिंग हो जाता है, उससे अच्छा है कि आप कहीं एनालिसिस भी दीजिए, कंक्लूजन हो सकता है तो उसे दीजिए। इंट्रोडक्शन बहुत ही फैक्चुअल दीजिए, ताकि पहले पॉइंट में लगे कि हाँ पता है, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट आप इंट्रोडक्शन ही देखते हैं, और वहाँ पर कोई बात ऐसी लिखी हो जो कि थोड़ी विशिष्ट हो, अच्छी हो, जानने सुनने में अच्छी लगे, कोट्स हों,
ये ज़रूर लिखिए। कोर्स के मामले में तो एक युक्ति जो मैंने भी फॉलो की थी कि अच्छी बातों को अच्छी बातें तो हमने बचपन से ही सुनी होती हैं, उन्हें बस लिखा, और जिन भी महापुरुष के नाम पर होता था उनका नाम उसके नीचे लिख दिया करता था, क्योंकि ऐसा होता नहीं है आमतौर पर, परंतु कभी कभार ऐसा एक ट्रिक अपना लेता था कि अच्छा लगता था। यदि आपको पता हो सही तो ज़रूर लिखिए, अदरवाइज़ ये भी ट्रिक यदि आप अपनाना चाहें तो आप देख सकते हैं। पलक जी ने एथिक्स पेपर में 3 बातें महत्वपूर्ण बताई। पहला बताया कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, दूसरी बात बताई इन्होंने कि पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखना है, और तीसरी चीज़ बताया इन्होंने प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है खासकर एथिक्स में। पलक जी, आपका मीडियम इंग्लिश है, आप जो अपना 5th पेपर है हिंदी का, उससे आप कैसे निपटे? क्योंकि उसमें भी अच्छे खासे नंबर आते हैं और लोग लाते हैं, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रही हिंदी को लेकर? सर, आपने जैसे हिंदी के पेपर के बारे में कहा, तो हिंदी का पेपर किसी भी इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी के लिए ना उतना ही टफ होता है जितना किसी के लिए नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले के लिए 3rd पेपर सेम ही होता है। हमारे लिए थोड़ा सा मेरी राइटिंग थोड़ी ठीक है, बट जब भी हिंदी की बात आती है तो उसमें वर्तनी हमेशा उससे डराती है मुझे। जब मैं तैयारी कर रहा था तो उस समय मैंने सुना था कि हिंदी और निबंध के पेपर में यदि मार्क्स 40% नहीं आए तो आप रुक जाओगे। तो ये बात तो इतनी डरावनी लगती थी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वर्तनी इतनी गंदी रहे कि कॉपी चेक वैसी हो कि भाई मैं बाहर हो जाऊं हिंदी के पेपर में। तो हिंदी और निबंध के पेपर में वर्तनी पर सबसे पहले ध्यान दिया। शुरू रेखा इतनी आराम से खींचता था कि देखने में उसमें सुंदरता रहे। कॉपी में जितना, हालांकि टाइम बहुत अच्छा मिलता है हिंदी के पेपर में, बट उसकी जो 3 मार्कर अभी तो पैटर्न चेंज हुआ है, उससे पहले जो था उसमें आपको पर्याप्त लिखना होता था। अभी तो बाकायदा वो क्वेश्चंस आते हैं, आप सीधा पर्यायवाची लिखिए, पॉइंट्स दीजिए, ख़त्म हो गया। परंतु जो पहले 20 सवाल होते हैं 3 मार्कर्स, उनमें आप बहुत अच्छी अपनी डेफिनेशंस बनाइए, आप बहुत अच्छी जगह से पढ़िए कि जो भी बेस्ट टू बेस्ट बुक आपको लगती है, डेफिनेशंस बहुत अच्छी बनाइए, एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा पढ़िए। जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हुए हैं किसी भी पीएससी में उन्हें ज़रूर लगाइए, उससे आपके विलोम, पर्यायवाची ये वाले कंटेंट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने आमतौर पर देखा है कि ये रिपीट होते हैं, तो कोई भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ज़रूर लगाएं। सारे जितने भी आपके पास कंटेंट हो, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हों, उसको प्रीवियस ईयर से ज़रूर मैच करें कि आप कितना उसके पास हैं या नहीं है। जो भी आपका पढ़ने का मटेरियल है उसे इस तरीके से बनाइए कि जो भी पहले पूछा जा चुका है और थोड़ा बहुत डिफ़र करते हो जो अभी समसामयिक चल रहा है उसको ज़रूर देखिए। जैसे इस बार एक प्रश्न आया था अवश्यंभावी, अच्छा जी, तो इनएविटेबल उसका इंग्लिश इन कन्वर्जन था। तो मुझे जब मैं बाद में आया तो मुझे थैनोस की लाइन याद आ रही थी कि मेरा घटना तो अवश्यंभावी है। तो मुझे वो याद आया कि शायद मार्वल की मूवी देखने वाले ने पेपर बनाया होगा। तो ऐसा होता है कि आप कभी जब किसी चीज़ को देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप थोड़ा सा हर जगह माइंड थोड़ा ओपन रखें, अवेयर रहें, चीज़ों से सीखने की कोशिश करें कि जो कुछ भी आपको मिल रहा है उससे ग्रास्प कीजिए। इतना ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, आप थोड़ा आसपास भी चलेगा, ट्रांसलेशन में इतनी दिक्कत नहीं है। बाकी आप हिंदी के लिए घबराएं नहीं, बस जितना भी हो सके, जैसा मैंने किया था कि पहले से डेफिनेशंस अच्छे से बना के रख लिए थे, डिफरेंस बना के रख लिए थे, और यदि एंड टाइम पे नहीं भी बन रहे हैं तो उतना उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेशन के साथ उदाहरण जरूर दे दीजिए ताकि समझ में आए कि हाँ आपको उस बारे में जानकारी, हाँ, तो इससे आपका पेपर आराम से कंप्लीट होगा, हिंदी और निबंध दोनों का। निबंध में भी यदि कभी, क्योंकि वो हिंदी से ही रिलेटेड लिखने का बहुत रहता है हिंदी में, तो स्पीड बहुत मैटर करती है, और अब तो उसमें साथ में पत्र भी हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि सबसे पहले पत्र कंप्लीट किए थे। सबसे पहले दोनों पत्र लिख लिए, फिर बड़ा वाला निबंध, और फिर छोटे वाले निबंध के लिए समय कम भी था, फिर भी 3 पेज थे तो जल्दी जल्दी लिख जाते हैं। तो इस तरीके से आप इन द एंड यदि आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि एंड टाइम में आपने पत्र लिख रहे हैं तो क्या पता आपको कंटेंट एकदम से ना याद आए। लेकिन यदि आप निबंध लिख रहे हैं तो उसमें तो आप प्रभावयुक्त लिखना है। निबंध की सबसे पहले रिक्वायरमेंट यही है कि वो प्रभावयुक्त होना चाहिए, पढ़ने में एक क्रमबद्धता बनी रहे कि पॉइंट वाइज लिखा जा रहा है, जो पढ़ने में नीरस नहीं होना चाहिए, उसको आप लिख रहे हैं बाकायदा, उसको एक क्रम से लिखते जाइए, पढ़ने वाले को लगे कि वो उसकी वो लय नहीं ख़त्म होनी चाहिए पढ़ने की।
तो मुझे लगता है निबंध अच्छा गया फिर आपका। और मैं भी ऐसे ही लिखता था तब, उससे पहले आप पहले पॉइंट्स बना लीजिए, जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला, बहुत समय है आपके पास पेपर के लिए। आप सबसे पहले पॉइंट्स बना लीजिए कि पॉइंट्स क्या क्या हैं आपके पास, और फिर उसी को जो आपका मैटर है उसके अकॉर्डिंग आप कंटेंट बनाइए। और बस याद रखिए कि उसमें लय बनी रहनी चाहिए उससे, और कंटेंट आप अपना जितना बेहतर से बेहतर दे सकें, कोट्स कुछ पंक्तियाँ यदि आप देना चाहें, चाहे आप फिर वहीं पर बना लें, पर ज़रूर करें। उससे थोड़ा सा रचनात्मकता भी दिखती है, क्रिएटिविटी दिखती है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्क्स बढ़ते ही होंगे। जी जी बिल्कुल। आई होप कि हिंदी के मैटर में इतना सफिशिएंट होगा। जैसा कि पलक जी ने बताया कि हिंदी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, साथ ही पलक जी ने यह भी बताया कि कैसे निबंध लिखना है। निबंध में एक धारा प्रवाह बनी रहेगी, तभी आप निबंध अच्छे से लिख सकते हैं। कोटेशन का प्रयोग कैसे करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपने हमें दी। इसके बाद प्रश्न ये उठता है, स्टूडेंट्स हमेशा पूछते रहते हैं कि हम प्रीलिम्स की तैयारी अलग से करें, मेंस की तैयारी अलग से करें। इस पर आपका क्या मानना है? प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ की जा सकती है या अलग अलग करना चाहिए? सर, मेरा व्यक्तिगत रूप से इस प्रश्न पर मेरा विचार है कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ में ही की जाती है। आप जब बस तैयारी में जब आप कर रहे हो तब थोड़ा सा वेरिएशन होता है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग इस बात को इस तरीके से समझते हैं कि दोनों चीज़ें साथ में हो नहीं पाती, क्योंकि हर पेपर की अपनी अलग अलग डिमांड होती है। बट मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप फैक्ट्स को भी लिखते जाइए और मेंस के पॉइंट्स भी बनाते जाइए। उससे ये होता है, और जब स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे MCQs और PYQs लगाइए, उससे आपकी प्रीलिम्स की तैयारी हो जाती है। और उसके लिए मैंने जो ट्रिक अपनाई थी वो ये कि किसी भी क्वेश्चन को जब मैं लगाता था तो उसमें कई सारे डिवीजन्स कर लिया करता था। कोई मैंने क्वेश्चंस लगाए तो उसमें देख लेता था कि ये क्वेश्चंस का आंसर मुझे श्योर है या नहीं। इवन अभी जो प्रीलिम्स के एग्जाम्स में देकर आता हूँ तो उसमें भी मैं उन क्वेश्चंस में टिक लगा देता हूँ और गोला बना लेता हूँ जिनमें मैंने तुक्का मारा है या जिनके आंसर में डाउट में है। कई सवाल आते ही हैं जो आपको नहीं पता होते, बिल्कुल आउट ऑफ, बिल्कुल आपको बिल्कुल कुछ उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तब क्या करें? तो उसके लिए भी तैयार रहना है। तो आप जिन क्वेश्चंस में श्योर हैं उनकी आप प्रैक्टिस अभी से करते जाइए कि इनमें आप श्योर हैं, उसमें आप श्योरिटी रखिए। और यदि वो गलत होते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को तुरंत रिवाइज कीजिए। मतलब यदि आपकी श्योरिटी, आपको लगता है कि एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो पहले उसे बढ़ाइए। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट करती है, बहुत मैटर करती है आपके लिए। हालांकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है फाइनल में, पर आप जब तक श्योर नहीं होते कि आप जो आंसर लगा रहे हैं, देने वाले को पता होता है कि वो कितना कॉन्फिडेंट है उस आंसर में। कुछ क्वेश्चंस आप बहुत तेज लगा के निकल जाते हो कि हाँ ये कंफर्म हो। क्वेश्चन पढ़ते ही साथ क्वेश्चंस को तो पढ़ना ही है, बहुत ध्यान से पढ़िए, उससे भी ध्यान से ऑप्शंस पढ़िए। कहीं नहीं लिखा हो तो उसे अंडरलाइन कर लेना पहले। एक आध क्वेश्चन बहुत मैटर करता है जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हो। तो अभी भी ऐसा ही कीजिए, यदि ऐसी कोई गलती होती है तो उसे कहीं ना कहीं पॉइंट आउट कीजिए। मेरी स्टडी टेबल के सामने भी मैंने लिख रखा था कि नहीं, और हाँ पहले पूछ लो कि देखना पूछा क्या है उसमें। यदि उन्होंने पूछा कि क्या नहीं है तो नहीं को अंडरलाइन करने की हैबिट मैंने बना ली थी कि यदि अंडरलाइंड है तो पहले नहीं को देखिए, उससे गलत होते हैं क्वेश्चंस। उपयुक्त तो दोनों सही, उपयुक्त तो दोनों गलत, एक सही एक दोनों गलत, उनके भी पैटर्न देख लीजिए। कई बार ऊपर नीचे हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि सी पर लिखा ही होगा कि स्टेटमेंट दोनों सही, क्या पता ना लिखा हो। आप उसको जल्दबाजी के चक्कर में अपने पॉइंट्स मत दीजिए, और वो तो वो पॉइंट्स है जो आप अचीव कर सकते हो। इसका खामियाजा फिर आपको 1 साल इंतजार करके भुगतना पड़ता है कि एक एग्ज़ाम यदि आपका 73 कट ऑफ गया और आपके 72 हैं और आपको पता है यही क्वेश्चन गलत था, तो वो क्वेश्चन 1 साल तक आपको डरावने सपने देता रहता है। तो आप उससे बचने के लिए पहले से प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत अच्छी पंक्ति है कि अभ्यास के दौरान पसीना बहा लीजिए तो युद्ध के दौरान आपको खून कम बहाना पड़ेगा। तो आप अभी भी इस लाइन को समझिए कि ये क्यों कही गई है। आप उतना ही अभ्यास कीजिए और इससे आपको फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला। आप अवेयर रहेंगे क्वेश्चंस के टाइम पर, जब आप अटेम्प्ट कर रहे हों तब इस बात को बहुत ध्यान दें कि आप जब भी कोई आंसर लगा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चंस को पहले तो लाइटली लेना नहीं है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चंस को आपने लाइट लिया तो वो आपकी आपका एप्टीट्यूड दर्शाता है कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम हैंडल कर रहे हैं। वो आपका एक चांस है कि आप कैसे किसी प्रॉब्लम को डील करते हैं। तो उतनी ही सिंसियरली उस क्वेश्चंस को डील कीजिए। जो आने वाली प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे वैसे ही क्वेश्चंस को फेस कीजिए, और फिर देखिए आपके नंबर्स में मुझे लगता है एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। और साथ ही साथ यदि आप रिवाइज करके गए हैं और बाकी चीज़ें आपने कंप्लीट कर ली हैं,
जैसे आप सबसे पहला तो काम ये होता है कि आप 100% सिलेबस कंप्लीट करें। ठीक है। जो भी आपका सिलेबस है उसे 100% कंप्लीट करें, अपना 100% देखा करें। पेपर के बाद यदि नहीं भी होता तो आपको इस बात का मलाल नहीं होना चाहिए कि मैंने अपना 100 नहीं दिया था। आप इतना पढ़ लीजिए जितना आप पढ़ सकते हैं, और फिर उसके बाद जब आप एग्ज़ाम देंगे आप फिर बाकी भगवान भरोसे छोड़ दीजिए, आपका पेपर अच्छा ही जाएगा। पलक जी, एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है क्लासेस को लेके, कि ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा अच्छी रहती हैं कि ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा अच्छी रहती हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जैसा आपने कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड ऑफ एजुकेशन के संदर्भ में, तो ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि सबसे पहले आपके पास यदि ऑफलाइन अवेलेबल होने का माध्यम है, आप जा सकते हैं कोचिंग, तो ठीक है। यदि आप इंदौर में कोचिंग और आप दमोह से हैं और यदि आप चाहते हैं कि ना जाना चाहें और आपको वैसी एजुकेशन मिल पा रही है, तो आप फिर चॉइस कीजिए। आपकी कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए कि आप ऑनलाइन पढ़ने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। आपको ऑफलाइन ही पढ़ना यदि पसंद है तो फिर कोई विकल्प ही नहीं है आपके पास। यदि आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, कंपेटिबिलिटी है आपकी, तो आप ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन चूज़ करिए। बट मेरा ऐसा मानना है कि ये मैटर उतना नहीं करता कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन है एजुकेशन। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि टीचिंग यदि आपको ऑनलाइन मिल रही है, ऑफलाइन मिल रही है, बट उससे आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा करेगी, जो कि सच में उसका ऑब्जेक्टिव भी यही है। पर्पस यही है टीचिंग का कि आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, और जो आप सीख रहे हैं, जो आपकी लर्निंग प्रोसेस है, उससे आपका बिहेवियरल चेंज होना चाहिए। आपने इतना पढ़ा, आपके में यदि आपके विचारों में परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब आपकी सोचने समझने की क्षमता यदि नहीं विकसित हो रही है, तो फिर मुझे एक बार आपको फिर प्रश्न आपके सोचना चाहिए कि क्या आप सच में सही पढ़ रहे हैं या नहीं। जब आप पढ़ते हैं कि चीज़ों को बहुत गहराई से समझते हैं, क्योंकि इन द एंड जब आप पढ़ने का यही ऑब्जेक्टिव यही है कि आप फाइनल एम यही है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है। आप पढ़ के मार्क्स अचीव करना, ये तो चलिए ठीक है, एग्जाम क्वालिफाई करना ही है, बट इन द एंड आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग ही तो करनी है। चाहे प्रोफेशन में आने के बाद आप प्रॉब्लम सॉल्व ही करेंगे। इवन प्रॉब्लम सॉल्विंग से भी मैटर अभी खत्म नहीं हुआ, आप सोल्यूशन देने के साथ साथ उसमें चेंज भी करना है। जो प्रॉब्लम जनरेट हो रही थी उसे भी चेंज करना है। तो आप उस चीज़ को अभी से सीखिए ना लर्निंग में। जब आप पढ़ रहे होते हैं तब आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जो आपने पढ़ा, जो आपने अपने शिक्षक से ग्रहण किया, जो भी नॉलेज आपने गेन किया, अचीव किया, उससे आप सच में कुछ चेंज करने के काबिल हो रहे हैं या नहीं। एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, एग्ज़ाम तो आप मेहनत कर रहे हैं बहुत, उसमें भी कई सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, मैटर करते हैं कि आप कंटिन्यूस हैं या नहीं हैं, आपके अंदर सच में पेशेंस है या नहीं है, परसिवरेंस होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए। ये सब चीज़ें कंबाइंड हैं, एक पूरा पैकेज है जो होगा तभी कुछ होगा। आपने आपके अंदर पेशेंस है पर आप हार्ड वर्किंग नहीं है तो भी थोड़ा संदेह हो जाएगा निकलने के लिए, एग्ज़ाम होगा कि नहीं। आप सच में आपने डेडिकेशन नहीं है, आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं पर आप बहुत कम समय के लिए किसी चीज़ को दे रहे हैं, तो चांसेस कहीं ना कहीं फिर कम होने के दिखने लगते हैं कि आपने 6 महीने तो अच्छे से पढ़ाई किया पर बाकी 6 महीने हार्ड वर्किंग का क्या हुआ, तो 6 महीने तो गए ना। तो बहुत सारा एक पैकेज है जिस पर आपको गौर करना चाहिए। मोड ऑफ एजुकेशन उतना मैटर नहीं करेगा जितना उसका पर्पस फुलफिल होना चाहिए। किसी भी एजुकेशन को आप जब ले रहे हैं तो उसका पर्पस पहले समझिए, और उससे भी पहले जिस प्रोफेशन में आप आने की सोच रहे हैं एमपीएससी में, उसमें क्यों आना चाह रहे हैं, इस प्रश्न को अभी से क्लियर कर लीजिए, इंटरव्यू में बहुत आसान होगा आपके लिए। जैसा कि पलक जी ने बताया कि पढ़ने का तरीका ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, दैट थिंग इज डिपेंड ऑन योर पर्सनालिटी कि आप उसको कैसे एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है पलक जी कि आपने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए और उनका उपयोग कैसे किया। यदि आप स्टूडेंट्स को बताएंगे तो उनको बहुत अधिक फायदा होने वाला है, क्योंकि आपको भी पता है कि एमपीपीएससी में शॉर्ट नोट्स की बहुत अधिक भूमिका होती है। यदि सिलेबस देखा जाए तो काफ़ी बड़ा है, जब तक आप शॉर्ट नोट्स बनाकर नहीं पढ़ेंगे, व्यवस्थित तरीके से नहीं पढ़ेंगे, तब तक हो सकता है कि सफलता उतनी जल्दी ना मिले। आपका क्या मानना है इस पर? सर, आपने जो नोट मेकिंग के बारे में आपने पूछा, तो मैं जैसा बताता हूँ या मैंने जैसा किया कि सबसे पहले आपके पास पहले बड़े वाले नोट्स होने चाहिए। मेरे बड़े वाले नोट्स का मतलब ये है कि आपके पास पहले लिखा होना चाहिए कि आपके पास जो कंटेंट है, जो आपके कोचिंग्स के नोट्स होते हैं, जिनसे आप शॉर्ट नोट्स बनाने की सोच रहे हैं,
पहले वो भी क्लियर होने चाहिए कि आपके शॉर्ट नोट्स भी इतने शॉर्ट ना हो कि वो इतने शॉर्ट हो जाए आपको बाद में समझ में ना आए, वो शॉर्ट सर्किट हो गया बाद में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत शॉर्ट नोट्स भी उतने लाभदायक नहीं होते कि बाद में समझ में ही नहीं आ रहा लिखा क्या था। तो जब आप नोट्स बना रहे हैं तो पहले आप देख लीजिए आपको किस सब्जेक्ट के नोट्स बनाने की ज़रूरत है। आपको हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाने की ज़रूरत हो रही हो तो आप ज़रूर बनाएं। जैसे मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से लगता था कि मुझे हिस्ट्री के नोट्स नहीं बनाने, हालांकि मैंने उसके बावजूद भी उन्हें 20 पेजेस में कंप्लीट कर लिया। मेरी पूरी हिस्ट्री 20 पेजेस में कंप्लीट है। उसके अलावा ज्योग्राफी के लिए मैं बहुत ज़्यादा मैपिंग पर जोर देता था। और इकोनॉमिक्स में, पॉलिटी में आपको बहुत ज़रूरत होती है शॉर्ट नोट्स की, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आप पूरी लक्ष्मीकांत को आप उसकी नोट मेकिंग नहीं कर रहे हैं लक्ष्मीकांत की। आप इस बात को जरूर याद रखें कि आप लक्ष्मीकांत के शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हैं। आपका जो कंटेंट आपने पहले उस समय से आपका जो सिलेबस है उसको आप सबसे पहले लिख लीजिए कि आपको क्या क्या है, और उसके हिसाब से फिर यदि आपको लगता है सिनॉप्सिस बनाने की ज़रूरत है। हर जगह शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत है भी नहीं कि आप बहुत सारे नोट्स ही नोट्स बना के बैठे हैं। मैंने नहीं किया था, मैं पर्सनली उसका फ़ैन नहीं हूँ नोट मेकिंग का उतना बड़ा। मैं अपने नीड्स के हिसाब से मॉडिफिकेशन कर लेता था। यदि मुझे लगता था कि मैं पूरा रिवाइज़ करके जाने की ज़रूरत है तो मैं पूरा ही रिवाइज़ करके जाता था, क्योंकि आपको पर्याप्त समय मिलता है। आपको बहुत ऐसा हार्ड एंड फास्ट आपके एग्ज़ाम्स तो होते नहीं हैं कि आप कल पता चला है कि एग्ज़ाम है। आपके पास पर्याप्त समय होता है, आप एक बार दोहरा लीजिए उनको। एक बार राइटिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, पढ़ते साथ लिखते ज़रूर रहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यदि एक बार भी आपका पेन डाउन हुआ तो सच में फिर आपको वहाँ पर वो 1 सेकंड के लिए ही सही पर वो डर ज़रूर आता है कि पेपर छूटा, और जो डर आता है वो सबसे ज़्यादा भयानक होता है। वहाँ पर आप हड़बड़ाने लग जाओगे, एकदम से आपको कुछ भी नया सोचने में नहीं आएगा, जो आ रहा है वो भी आप बिगाड़ लोगे। तो आप अपनी नीड्स के हिसाब से अपने नोट्स बनाएं। सिनॉप्सिस बनाने की ज़रूरत है तो आप वो बना लें। जहाँ आपको ग्राफ्स के थ्रू ही रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं तो कर लीजिए। जैसे इस बार एक सैटेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, अचीवमेंट्स ऑफ इसरो या समथिंग, तो उसमें मैंने ग्राफ बनाया और उस ग्राफ में दिखा दिया कि कैसे हमारी डेवलपमेंट हुआ है। उसमें कुछ नहीं, PSLV GSLV करके मैंने सारे अचीवमेंट्स लिख दिए, चाहे वो फिर रोहिणी से शुरू किया और फिर जब तक आता गया मुझे याद मैं लिखता गया। तो वो आपका प्रेजेंटेशन भी रहा, आपने एक ग्राफ बनाया और उसका इंक्रीमेंट का ग्राफ बनाते हुए दिखा दिया, तो उससे एक नया तरीका भी दिखा। वैसा किसी ने नहीं बनाया था, मैं जितनों को पूछा कि मैंने ये किया, तो वो एक अच्छा लगा मुझे। तो आप भी कुछ ऐसा सोच सकते हैं। जब आपको बहुत पता होता है कि आपको क्या लिखना है, कंटेंट क्लियर हो ना, तो आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी भी आ जाती है। बिल्कुल, वहीं के वहीं आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव भी सोच लोगे। आप पहले से मूड बना के जाइए कि हाँ, कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ सोच के मत जाइए कि मैं ऐसा ही लिखूंगा वैसा ही लिखूंगा। एक क्वेश्चन आया था डेवलपमेंट ऑफ MP से रिलेटेड, कि मध्य प्रदेश में कैसे विकास हुआ, मध्य प्रदेश का विकास समथिंग, तो मैंने उसे ग्राफिकल ही बता दिया था कि पहले 1956 में ऐसा था। वो जैसा ग्राफ दिखता है, मैप दिखता है MP का, उसको वैसे ही मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाते हुए पूरा दिखा दिया था कि अब कैसा है। तो मुझे अब कॉपी देखने को अभी तक मिली नहीं है हालांकि, पर मुझे उम्मीद है कि ये एक डिफरेंट तरीका था मेरे प्रेजेंटेशन का। हालांकि थोड़ा रिस्क टेकिंग तो मैं हूँ पहले से, आप भी यदि आप ले सकते हैं तो आप ज़रूर कोशिश कीजिए। थोड़ा डिफरेंट दिखता है, वो पॉइंट्स में लिखते लिखते भी थोड़ी बोरियत दिखने लगती है कॉपी चेकिंग में। तो यदि आपको लगता है कि आपका कंटेंट अच्छा है, उसको रिप्रेजेंट करने का कुछ क्रिएटिविटी आपके अंदर आ रही है, तो गो फॉर इट। आई थिंक दैट आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर दिलाएगी। जैसा कि पलक जी ने बताया कि शॉर्ट नोट्स आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से बना पा रहे हो। साथ ही पलक जी ने यह भी बताया कि यदि जब आप पढ़ रहे हो तो मैक्सिमम 2 पेज का ही उपयोग करिए कि आपको उसमें शॉर्ट नोट्स खत्म कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद पॉलिटी में आपने बताया कि पॉलिटी के लिए आपने शॉर्ट नोट्स बनाया था। अब आपके लिए पॉलिटी हो सकता है, दूसरे के लिए इकोनॉमिक्स हो सकता है, तीसरे के लिए हिस्ट्री हो सकता है। तो दैट थिंग इज डिपेंड ऑन कि आप क्या चाह रहे हैं, आप कहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाना चाह रहे हैं। सही बोल रहा हूँ ना पलक जी? ठीक है, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि खासकर इंदौर की जब बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि MPPSC के एग्जामिनेशन में टेस्ट सीरीज की बहुत बड़ी भूमिका होती है। बहुत सारे कोचिंग संस्थान भी टेस्ट सीरीज के नाम पर चलाए जाते हैं। आप थोड़ा सा हकीकत से परिचय कराइए कि क्या सच में टेस्ट सीरीज की बहुत अधिक भूमिका होती है MPPSC के एग्ज़ाम में? सर, टेस्ट सीरीज़ का तो ये मानिए, यदि आपको अपने कंटेंट में, आपकी जो भी आपकी प्रिपरेशन में है, वैल्यू अपग्रेडेशन करना है, तो मैं ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, ये आपको यदि उचित लगती है बाकी लोगों को तो ही फॉलो करें,
तो टेस्ट सीरीज़ ज़रूर आप ट्राई कीजिए कि आप उसमें ज़रूर इंक्लूड होइए कि कंडक्ट सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, फिर से रिपीट करें। टेस्ट सीरीज़ के बारे में यदि सर आप मेरे व्यक्तिगत राय पूछेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट सीरीज़ से आपके वैल्यू अपग्रेडेशन बहुत हो जाता है। मैंने लेकिन एक बात जो समस्या मुझे यहाँ पर समझ में आई कि टेस्ट सीरीज़ लगाने का पर्पज़ लोग भूल जाते हैं। वो इसलिए टेस्ट सीरीज़ लगा लेते हैं क्योंकि उन्हें लगानी चाहिए। ये तो ठीक है, पर साथ ही साथ वैल्यू अपग्रेडेशन भी चाहिए। आप उसमें अपने कंटेंट में सुधार कीजिए, साथ में फॉर्मेटिंग में बदलाव लाइए। कोई नया तरीका यदि आपको आ रहा है जो आप सीख रहे हैं, क्योंकि डिस्कशंस होते हैं टेस्ट के बाद, वो कहीं ना कहीं आपको एक नया रिफाइनमेंट ऑफ थॉट्स देते हैं। थॉट्स में थोड़ा सा वेरिएबल चेंज आता है। होता यूँ है कि जब आप पढ़ के जाते हो, आप पढ़ के कुछ जाते हो और लिख कर कुछ और आते हो, तो टेस्ट सीरीज़ का पर्पस कैसे पूरा होगा? आप जो पढ़ के गए हैं उसको लिख कर आ रहे हैं या नहीं, ये भी तो चेक करना है आपके लिए। आप पढ़ के कुछ और गए थे, लिख कर कुछ और आ रहे हैं, और फिर जब फाइनल कुछ हो रहा है तो आप वहाँ पर घबरा रहे हैं कि भाई मैं याद नहीं आ रहा। तो आप जो पढ़ के गए हैं पहले उसको लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना कि जो मैंने पढ़ा वो लिख तो पा रहा हूँ मैं। साथ ही साथ जब आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हों तो उसमें रिमार्क्स जो मिलते हैं उन्हें बहुत सिंसियरली देखिए। आपके में फैक्ट्स होने चाहिए। ऐसा भी ना हो कि फैक्ट्स बिल्कुल ना हो, और ऐसा भी ना हो कि इतने फैक्ट्स हों कि लगने लगे कि भाई ये फैक्ट्स की दुकान है। लूसेंट नहीं बनाना है कॉपी को, पर आपको अपना एनालिसिस भी देना है। एनालिसिस तो देना ही है ताकि उससे सामने वाले को समझ में आता है कि आप कितनी गहराई से चीज़ों को समझ रहे हैं। जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हों टेस्ट सीरीज़ में भी, तो कोशिश कीजिए पैराग्राफ राइटिंग को अवॉइड करना, जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना। हालांकि जब लिखने की ज़रूरत हो तो लिखिए भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप बुलेट्स में लिखिए, टेबल्स में लिखिए, फॉर्मुलेशन बहुत इस तरीके से पिक्टोग्राफिक जितना आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। जितना क्या होता है जब आप पढ़ रहे होते, जब मैं भी कभी अपने साथियों की कॉपीज़ देखता हूँ और वो मेरी कॉपीज़ हम ऐसे ही चेक किया करते थे लिखने के बाद, तो उसमें हमें यही रिमार्क मिलता था कि जब पैराग्राफ्स होता है बहुत ज़्यादा लिखा हुआ दिखता ना, तो बिना पढ़े ही थोड़ा सा निकल जाती हैं पॉइंट। लेकिन जब आप पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हैं, उनको बहुत ही प्रिसाइजली दिखाते हैं कि मैंने ये लिखा है, पढ़ो। पढ़ने पे सामने वाले को मजबूर भी तो करना है, लिखना ही बस नहीं है। अच्छा लिखना है, बेहतर लिखना है, कंपटीशन है, सामने वाले से भी बेहतर लिखना है। तो जितना आप उसको पिक्टोग्राफिक या आपको जैसा भी लगता है बेहतर प्रेजेंटेशन के साथ दिखा सकते हैं, उतना बेहतर दिखाइए। उससे आपके कंटेंट में 4 चांद भी लगेंगे और जो आपके मार्क्स हैं वो भी बढ़ेंगे। तो टेस्ट सीरीज़ तो आप ज़रूर जितना हो सके, यदि आप सेल्फ भी कर सकते हैं, यदि आपका डिसिप्लिन इतना है कि आप घर पर बैठकर टेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाते हैं। 2020 के लिए मैंने कोई इंडिविजुअली कोई टेस्ट सीरीज़ लगाई नहीं थी, बताया था कि समय बहुत कम रहा मेरे पास, तो उसके लिए मैं सिर्फ टेस्ट पेपर ही लगा के गया। जो भी अवेलेबल हुए मार्केट में उनको घर पर ही बैठकर मैंने, आप घड़ी से समय मिलाकर कीजिए, 1.5 घंटे का आप अपना डिसिप्लिन बना के देखिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। और उसके बाद कॉपी भी अपने किसी से ऐसे चेक करवाइए, जैसे मेरे रूममेट सुभाष भैया कॉपी चेक कर दिया करते थे मेरी, तो मैं बहुत अच्छा लगता था कि वो जब मुझे कोई रिमार्क देते थे तो मैं उस बात को बहुत ही सिंसियरली लेता था कि उन्होंने कोई बात बताई है, बहुत अनुभवी भी हैं। तो आप भी जब कोई रिमार्क आपको मिलता है, कोई आपको सुधारने के लिए कोई बात बोली जाती है, तो उस पर बहुत गहराई से सोचें। उसको जस्ट इसलिए ना सुने कि भाई मुझे पसंद नहीं आया, कि वो जो बात बोल रहे कि निराधार है। आप कारण पूछ लीजिए। टेस्ट सीरीज़ में भी ऐसे होता है, मैं अभी देखता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ में बाकायदा रिमार्क लिखा होता है कि आप ये कीजिए और ये भी कीजिए। इससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान तो वैसे भी नहीं होने वाला। आप जो कर रहे हो वो तो कर ही रहे हैं, आप तो अपने आप ही अर्जुन हैं, आप ही कृष्ण अपने जीवन के। लेकिन यदि कोई आपको मार्गदर्शन दे रहा है, कोशिश कर रहा है, आपने ही उसके लिए पे किया है, तो आप ज़रूर उस बात को बहुत सिंसियरली लीजिए। टेस्ट सीरीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो सेल्फ स्टडी करके उन्होंने पढ़ाई की है, पर उनका जब भी आप मैंने इससे पहले जब मैं भी तैयारी के दौरान सुनता था, तो वो भी यही बताते थे कि आप टेस्ट सीरीज़ ज़रूर वो लिया करते थे। उससे आप अपना एवेल्युएशन कर सकते हैं। असेसमेंट बहुत ही टफ टास्क होता है। सेल्फ असेसमेंट तो बहुत ही टफ टास्क है, उसके लिए तो आपको किसी की मदद ज़रूर लगती है। और यदि आप सच में किसी टेस्ट सीरीज़ में एनरोल हो रहे हैं तो उसे सिंसियरली कीजिए। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंसियरली डील कीजिए, क्योंकि वही क्वेश्चन आपको बाद में मार्क्स दिलाएगा फाइनल एग्ज़ाम में। यदि अभी आपने उसे ग्रांटेड ले लिया तो वो कहीं आपको बाद में नुकसान देता है। तो अब हमेशा अपने टेस्ट सीरीज़ के प्रति या जो जिस कार्य के प्रति आप कर रहे हैं
उसमें वफादारी बहुत दिखानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इससे आपको उसका भरपूर फ़ायदा ले सकते हैं आप उसका। जैसा कि पलक जी ने बताया कि टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन टेस्ट सीरीज आप इसलिए मत ज्वाइन करिए क्योंकि दूसरे ज्वाइन कर रहे हैं। आप टेस्ट सीरीज इसलिए ज्वाइन कर लीजिए कीजिए क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी है, तभी वो प्रॉफिटेबल होगा। पलक जी, कई स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि एमपीपीएससी की तैयारी के समय यूट्यूब की क्या भूमिका रहती है, या केवल यूट्यूब ऐसा रहता है कि टाइम, कुछ लोग कहते हैं कि यूट्यूब में बहुत ज़्यादा टाइम खराब करते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि यूट्यूब का हम बहुत अधिक उपयोग करते हैं। आपकी नज़रों में यूट्यूब किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में? सर, यूट्यूब की भूमिका जिस भी उद्देश्य से यूट्यूब का सृजन किया गया हो, पर आज के जीवन में विद्यार्थी के लिए यूट्यूब की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगती है। आप मनोरंजन के लिए भी यूट्यूब जाते हैं, और शिक्षा के लिए यदि आपको कुछ, जैसे मैं पर्सनली बताता हूँ, मुझे यदि कुछ सच में नहीं मिलता था, सबसे पहले मैं गूगल और यूट्यूब पे ही सर्च किया करता था। यदि कुछ वीडियोस मिलती थी मुझे तो मैं उन्हें सिंसियरली देखता था। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत नहीं है कि आपका मन भटकता है, जो रील्स आती हैं वो कब रील्स आपकी 1 घंटे 2 घंटे खा जाएं, कोई भरोसा नहीं है। पर यूट्यूब का आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। और मैं पर्सनली बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, यूज़ है। आप हर कोचिंग संस्थान की वीडियोस उस पर अवेलेबल होती हैं, करंट अफेयर्स होता है, डेली मटेरियल्स जो आपको स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं, उस पर इंटरेक्टिव सेशंस भी होते हैं। तो मैंने तो बहुत यूज़ किया है यूट्यूब को। बट ये है कि अपना सेल्फ डिसिप्लिन आप बना के रखें, आप टाइमर लगा कर रखें। हो सकता है कि खाने के बाद आपको लगता है तो यूज़ कीजिए। सुबह सुबह से यूट्यूब मैं अवॉइड करता था, बट रात में सोने से पहले अवॉइड करता था। दोपहर में यूट्यूब चालू हो जाता था मेरा खाने के बाद से, और कोशिश करता था कि उसे जितना प्रिसाइज करके मैं देख सकूं। अपना कंटेंट देखा और यूट्यूब को फिर, या रिमाइंडर रहते थे तो मैं उससे बच जाता था। दुष्प्रभावों से मैं यूट्यूब के इस वजह से बच भी गया। पलक जी ने यूट्यूब के उपयोग को लेकर साधन और साध्य, जो गांधी जी का कॉन्सेप्ट था, उस हिसाब से बताया कि यदि आपका साध्य पवित्र है तो यूट्यूब का आप साधन के रूप में पवित्र रूप से उपयोग कर सकते हैं और उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आपने बताया कि यूट्यूब ने काफ़ी मदद की है आपको इस सफलता में, तो निश्चित रूप से वो दूसरों के लिए भी सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अब हम बात करते हैं कि आपसे इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ यदि आप रिमाइंड कर पा रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हमारे स्टूडेंट्स को उन क्वेश्चन से अवगत करा सकते हैं। सर, आपने जो साक्षात्कार की यादें फिर से मुझे याद दिलाई हैं, तो मैं बता दूं कि मेरा साक्षात्कार पहले दिन ही था, पहले बैच में ही मेरा इंटरव्यू हुआ था। के समासा का बोर्ड था, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे पर्याप्त मल्टीपल डायमेंशंस पे सर ने ओपिनियंस पूछे। कई सारी केस स्टडीज़ भी पूछी, जैसे मुझसे मॉब लिंचिंग से रिलेटेड केस स्टडी पूछी थी। एक लिकर शॉप के रजिस्ट्रेशन की यदि मुझे लाइसेंस मिल जाती है फ्री, तो मैं कैसे उसे डील करूँगा, इससे पूछा। मुझसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को कंपेयर करवाया था 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उससे। साथ ही साथ उस समय सूडान का एक मुद्दा बहुत फेमस था, तो वो भी पूछा। लेकिन शुरुआत में जो सबसे पहले जो प्रश्न हुए, वो मेरे सर ने मुझसे इस तरीके से उन प्रश्नों को पूछा था कि वह मेरे डिसीजंस को समझना चाहते हैं कि मैं किस तरीके से अपने लाइफ में डिसीजंस लेता हूँ। तो उन्होंने ये बात पहले ही 1 मिनट में क्लियर कर दी थी कि मेरे प्रश्न का यही उद्देश्य है, आप बिल्कुल जितना सरलता से बताना चाहें बता दीजिए। हालांकि जब वो पूछ रहे थे तो बीच में सर की डांट फटकार भी मुझे मिली कुछ सवालों में, कि उन्होंने कई सवालों पर और भी बहुत सारे डायमेंशंस को यदि मैं नहीं एक्सप्लोर कर पा रहा था तो सर याद भी दिला रहे थे कि इस पे बोलूँ, ये भी और जानने की कोशिश। बहुत कोर कॉन्सेप्ट को सर ने निचोड़ने की कोशिश की। यदि आपको किसी चीज़ के बारे में पता है तो कितनी गहराई से पता है, ये वहाँ पर जांचा परखा जा रहा था। यदि आपसे पहले फैक्चुअल पूछा जाता था, फिर उसके बाद उस मुद्दे के बारे में जानकारी, फिर उस मुद्दे से रिलेटेड क्या और समस्याएं हैं उनके निदान, फिर और भी कुछ आप यदि अपने लेवल पर कुछ करना चाहें, बताना चाहें, आप कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में यूटिलिटी अपनी साबित करेंगे। तो इस तरीके के बहुत ही सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस बहुत हुआ करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इंटरव्यू में आप उनके सामने प्रस्तुत हों तो आप जैसे हैं वैसे ही प्रस्तुत हों, क्योंकि वो वहाँ पर निकाल ही लेंगे। इन द एंड आपके ट्रू सेल्फ को वहाँ पर एक्सप्लोर कर लेंगे। तो आप जितना सरलता से उनके सवालों के जवाब दे सकें बहुत ही दीजिए। और इंटरव्यू को मैंने दिया ज़रूर आधे घंटे का इंटरव्यू, पर मुझे लगता है मैं लाइफ टाइम मेमोरी को कभी भूल नहीं पाऊँगा।
जैसा कि पलक जी ने बताया कि आपका इंटरव्यू आपको डिसीजन मेकर बनाने के लिए पूरी तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो बिगनर्स होते हैं, जो एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? एक निस्वार्थ भाव से बताइए जिससे मैक्सिमम लोगों को आपसे फायदा मिल सके तैयारी के दौरान। सर, बिगिनर्स के लिए यदि मैं सलाह देना चाहता हूं तो मैं यही कहूंगा कि आप पहले अपने आप में क्लियर रहिए कि आप एमपीपीएससी क्यों करना चाहते हैं। आपकी थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होनी चाहिए कि क्यों करना है, और अगला कि कैसे करना है। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत पता होनी चाहिए, बहुत सटीक रूप से आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप बहुत कम समय में जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर सकें, और जिस उद्देश्य से आप इन सेवाओं में आना चाहते हैं वो उद्देश्य भी आप पूरा कर सकें। बाकी आपकी आने वाली तैयारी के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं रहेंगी। पलक जैन जी, आपने अपना मूल्यवान टाइम हमें दिया है। अब एग्जाम साधक टीम की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करने के लिए अपने साथी दीपांशु को स्टेज पर आमंत्रित करता हूं, वो आए और आपका आभार व्यक्त करें। दीपांशु प्लीज। बस इस सेशन के अंतिम में हम यही कहना चाहेंगे कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, दुनिया तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। आज पूरे सेशन में हम यही सीखते हैं कि यदि आप लक्ष्य को लेकर सीरियस हैं तो निश्चित रूप से आपको एक न एक दिन सफलता मिलेगी। एक बार फिर से हम पलक जैन साहब का धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना मूल्यवान समय दिया है। धन्यवाद पलक जी।